हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर और ये है आपके बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड एंड दैट इज़ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने लिखा है बीएड नॉलेज एंड करिकुलम। तो कई कई यूनिवर्सिटीज़ में जो नॉलेज एंड करिकुलम है वो पहला आपका सब्जेक्ट होता है, फिर आपका फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन और जो भी है वो सब आते हैं। तो ये 2 ईयर प्रोग्राम के लिए है, लेकिन इसमें जो चीज़ आपको बताई गई है इस पूरे वीडियो में वो आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और या फिर सेमेस्टर जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें ज़रूर काम आएंगी। तो आप इसको ध्यान से देखिए, इसकी नोट्स बनाइए। आपको मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे, और आई विश दैट इट विल बी अ वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट। तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो चैप्टर है हमारा, ये सबसे पहले हम इसमें इसको देखना है कि सोशियोलॉजी क्या होती है, एजुकेशन क्या होता है, और इन दोनों को हम लोग कैसे इंटर रिलेट करके बीएड में जो आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन है उसमें हम लोग पढ़ते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो ये देखिए कंटेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कौन से, क्योंकि हम लोग एक एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। आप वीडियो इसलिए देखते हैं कि आपको जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो आप सोचते हैं कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उसको आप क्लियर कर सकें और आपको एक अच्छी नॉलेज हो सके। दूसरा है हम लोग हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी वर्ड कहाँ से आया और इसका मतलब क्या है, किन लोग थे जो जिन्होंने ये वर्ड दिया, और वो फिलोसोफर्स, वो सोशियोलॉजिस्ट। फिर हम लोग देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट स्कोप क्या होता है, कि हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ ये जो हम लोग चीज़ पढ़ रहे हैं वो कहाँ कहाँ अपना असर डालती है सोसाइटी में, एजुकेशन में कैसे इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे नीड्स ऑफ सोशियोलॉजी। नीड्स, कि हमें इसकी ज़रूरत क्या है पढ़ने की, व्हाट इज़ द नीड टू स्टडी सोशियोलॉजी, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, और हम लोग बीएड में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक तो एकदम अलग फील्ड है सोशियोलॉजी। तो ये तो ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड है, तो इसमें हम लोग क्यों पढ़ते हैं ये। दूसरा हम लोग फिर जब एकदम उसको सोशियोलॉजी का हम लोग पढ़ लेंगे, फिर इसका बाइफर्केशन होता है। हम लोग प्लेन जो बीएड में हम लोग का होता है एजुकेशन, जो सोशियोलॉजी में जो एजुकेशन होती है वो हम लोग पढ़ेंगे, और फिर इसका हम लोग पढ़ेंगे सोशल चेंज की ये हम लोग सोशियोलॉजी पढ़ते क्यों हैं, और एजुकेशन का जो सोसाइटी पे जो प्रभाव है, जो उसका चेंज है वो क्या होता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अब आपके एग्ज़ाम रिलेटेड जो पैटर्न है उसके हिसाब से ये जो क्वेश्चंस से बनते हैं। एम्स ऑफ एजुकेशन, इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ एजुकेशन क्या होता है नेशनल इंटीग्रेशन में, मतलब एजुकेशन का हमारे देश पर, हमारे पॉलिटिक्स, हमारा जो यूनिटी है, जो हम लोग बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसका रोल क्या है एजुकेशन का। फिर ये कैसे इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को भी प्रमोट करता है एजुकेशन, कि जितना डेवलप्ड जो देश है उतना ही वो एजुकेटेड होता है, और उसमें उतना ही उसमें लिटरेसी रेट ज़्यादा होता है। तो ये कॉमन पैटर्न्स हैं। तो हम लोग अब इसको आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कोट ऑफ द डे। अब कोट ऑफ द डे क्या है, ये दिया है थॉमस एल्वा एडिसन ने। मैनी ऑफ लाइफ्स फेलियर आर पीपल हु डिड नॉट रियलाइज हाउ क्लोज दे वर टू सक्सेस व्हेन दे गिव अप। अब इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है और बहुत ही सच्ची बात भी है, कि जो भी हम लोग देखते हैं जिनको हम लोग फेलियर समझते हैं, वो जब मेहनत कर रहे होंगे, अपने हार्ड वर्किंग डेज में होंगे, तो पक्का वो अपने सक्सेस से कुछ साल या कुछ महीने पहले ही उन्होंने गिव अप कर दिया। तो कोई फेलियर तब होता है जब वो अपने काम को बीच में छोड़ दे। ठीक है, अब जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपने शुरू करा पढ़ना और 6 महीने बाद आपने छोड़ दिया कि नहीं ये बहुत हार्ड है, मेरे से नहीं होगा, और आपने एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं हुए।
तो हो सकता है कि अगर आप अपेयर होते हैं या अगर आप अपनी मेहनत 1 साल और करते हैं, तो आपको वो रिज़ल्ट मिलता, पर आपने पहले ही गिव अप कर दिया, तो अब आप क्या कहेंगे अपने आप को? फेलियर। ठीक है? तो इसका मतलब यही है, कभी भी अपने को जो भी हम लोग एक काम डिसाइड कर लेते हैं, उसको ख़त्म करने से पहले हमें गिव अप नहीं करना है। हमें या तो उसका रिज़ल्ट का वेट करना है, या तो फिर से रीट्राई करना है, या तो हम लोग किसी और गोल पे स्विच करना है। लेकिन जिस गोल में हम लोग स्विच करने वाले हैं, वो कोई छोटा नहीं होना चाहिए, वो उससे भी थोड़ा और अच्छा होना चाहिए। बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट एमिंग फॉर अ पर्टिकुलर गोल। तो यही है, बहुत अच्छा कोट है, इसको आप हमेशा याद रखें। जब भी आप कुछ पढ़ते हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो हमेशा उसको पूरा पढ़िए, कभी भी बीच में गिव अप नहीं करना है। एंड believe in yourself that you are just a few steps close to success। तो एग्ज़ाम में सबसे पहले ये होता है कि कुछ भी हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि उसके क्वेश्चंस क्या क्या है। फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं, वो क्या क्या होते हैं। अब ये सब यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा है कि अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन की वर्डिंग अलग हो सकती है, क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सोशियोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब पता होना चाहिए। रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। फिर व्हाट डू यू मीन बाय सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन। फिर है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। स्कूल इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है। आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है और आपको एक प्रूव करना रहता है बाय योर ओन वर्ड्स दैट व्हाट वाई स्कूल इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन। कि स्कूल जो है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन क्यों है, क्यों हम लोग स्कूल प्रेफर करते हैं, क्यों हमारी कंट्री और हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है हर जगह पूरे वर्ल्ड में कि वो स्कूल को प्रायोरिटी देता है, नॉट होम क्लासेस या फिर प्राइवेट ट्यूशन। फिर है नेशनल इंटीग्रेशन, एक और क्वेश्चन आ गया। फिर है प्रोमोटिंग इमोशनल इंटीग्रेशन। और फिर सोशल चेंज कैसे लाता है एजुकेशन, और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कैसे सोशियोलॉजी को अप्लाई करके हम लोग एजुकेशन में सीख सकते हैं। अब इससे पहले हम लोग स्विच करते हैं डायरेक्ट हिस्ट्री पे कि सोशियोलॉजी वर्ड कहाँ से है, इसका मतलब क्या है, और हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ये भी हिस्ट्री में पता चलता है। अब ये देखिए, सोशियोलॉजी जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक है सोशियस, जो एक लैटिन वर्ड है, और दूसरा है एक लोगोस, जो ग्रीक वर्ड है। लोगोस तो हम लोग को मालूम है वो क्या होता है, स्टडी या नॉलेज। ठीक है, मैं यहाँ पे पेन चेंज कर दे रहा हूँ। तो जो लोगोस है उसका मतलब होता है स्टडी या नॉलेज ऑफ, और जो सोशियस है उसका मतलब होता है कंपेनियनशिप। ठीक है, तो इसका दोनों का मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ कंपेनियनशिप, स्टडी ऑफ कंपेनियनशिप या रिलेशन। मतलब कि जब सोसाइटी में हम लोग होते हैं, बहुत तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह के, तो उन सब में आपस में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। उसकी स्टडी जब हम लोग करते हैं, उनके रिलेशंस की, उनके संबंधों की, तो वो कहलाता है सोशियोलॉजी। और ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, सोशियस जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कंपेनियन, और लोगोस जिसका मतलब है नॉलेज ऑफ। और ये वर्ड किसने दिया था, सबसे पहले जो वर्ड दिया था वो दिया था ऑगस्ट कॉम्टे। एक फ़िलोसोफर थे, फ्रेंच फ़िलोसोफर। ठीक है, और इन्होंने ये वर्ड दिया था सोशियोलॉजी। असल में इन्होंने सोशियोलॉजी नहीं दिया था, इन्होंने क्या वर्ड दिया था, देखिए यहाँ लिखा है द फ्रेंच फिलोसोफर ऑगस्ट कॉम्टे। ये इनकी टाइमलाइन है जब ये बॉर्न हुए और जब इनकी डेथ हुई। इज़ द फर्स्ट पर्सन हु केम अप विद द वर्ड सोशल फिज़िक्स। इन्होंने वर्ड सोशल फिज़िक्स दिया था, बट लेटर धीरे धीरे चेंजेस आती है चीज़ों में, तो इसको क्या बोलने लगे हम लोग, सोशियोलॉजी। फिर उसके बाद ये इंसान आए, ये एजुकेटर आए, इन्होंने, और ये एक सोशियोलॉजिस्ट थे, हर्बर्ट स्पेंसर। इनका बहुत ज़्यादा इसमें काम हुआ। इन्होंने बुक पब्लिश करी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, जिसमें इन्होंने प्रिंसिपल्स बताया कि कैसे
सोशियोलॉजी के किस रूल्स पे चलता है, क्या इनके प्रिंसिपल्स हैं। तो इन्होंने बहुत ही वास्ट काम किया था सोशियोलॉजी में। इन एंशिएंट इंडिया और वेस्ट। अब सोशियोलॉजी आप सोचेंगे कि बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है। जब हर्बर्ट स्पेंसर आए इन 16th सेंचुरी, इन 18th सेंचुरी, ऑगस्ट कॉम्टे आए, तो उन्होंने ये सब स्टार्ट किया। पर नहीं, पर ऐसा नहीं है। जो हमारी सिविलाइजेशंस है, आप हड़प्पन सिविलाइजेशन देंगे, इजिप्शियन, मेसोपोटामियन, जो भी सिविलाइजेशंस हैं, उन सब में क्या था, एक चीज़ कॉमन थी, सोसाइटी, समाज जिसको बोलते हैं। तो वर्ड सोसाइटी, समाज बहुत पहले से ही इंक्लूडेड था। जैसे इंडिया में सोशल हायरार्की होती है, सबसे टॉप पे होती थी, अब शायद कम हो गई है। सबसे टॉप पे ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र और फिर अनटचेबल्स। तो ये सोशल स्ट्रक्चर रहा था। और सबसे टॉप पर क्या होते थे, गॉड्स। तो ये सोशल स्ट्रक्चर रहा था पहले पास्ट में। अब कम हो चुका है, लेकिन जहाँ जहाँ एजुकेशन पहुँची नहीं है, वहाँ वहाँ ये अभी भी है। अब चीज़ एजुकेशन से क्या हो गया, लोग इक्वल हो गए। तो ग्रुप सच एज ब्राह्मण सोसाइटी, वैश्य सोसाइटी, जैन रिच सोसाइटी, ज़मींदार्स मुस्लिम सोसाइटी और इंग्लिश सोसाइटी, ये सब क्या बोलते हैं, समाज। ब्राह्मण समाज है, वैश्य समाज है। तो ये सब हमारे सोसाइटी में प्रेवलेंट था, हमारे समाज में पहले से था। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसकी बस स्टडी नहीं होती थी। उन्होंने जब फिलोसोफर्स आए, उन्होंने जब उनके बारे में स्टडी करी, रिलेशंस उन्होंने इस्टेब्लिश किए, तो इसको क्या, स्टडी को क्या दे दिया, वर्ड सोशियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सोसाइटी। इंडिया में ये बहुत पहले से था। फिर रिकॉर्डेड जो उसका प्रूफ है वो है ग्रीस में। जो ग्रीस फिलोसोफर प्लेटो थे, बहुत ही फेमस इंसान, उन्होंने अपनी बुक में इसको मेंशन किया है। और ये फर्स्ट पर्सन थे वेस्टर्न वर्ल्ड में जिन्होंने एफर्ट किया था एक्सप्लेन करने का कि क्या क्या फॉर्म्स ऑफ होते हैं सोसाइटी में। अब वेस्ट में एक चीज़ है कि वहाँ पे इतने क्लासेस नहीं थे, जैसे इंडिया में इतनी सारी क्लासेस है, तो उसको स्टडी करना आसान है, डिवाइड करना आसान है। लेकिन वेस्ट में क्लासेस नहीं थे। वो यूरोप में, यूरोपियन कंट्रीज़ में या तो कलर के बेस पे या तो फिर देश के बेस पे, कहाँ से आपका ओरिजिन हुआ है, उस बेसिस पे वो डिवीज़न होता है सोसाइटी का, नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्क। फिर प्यूपिल जो प्लेटो के जो स्टूडेंट हैं एरिस्टोटल, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि कॉन्शियस बीइंग्स एंड जो होते हैं उनके बीच में एक इंटर रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन जो कॉन्शियस बीइंग्स हैं, लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स, जो है उनके बीच में भी एक इंटर रिलेशनशिप होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं सोशियोलॉजी। ये प्लेटोस का कंट्रीब्यूशन है, ये एरिस्टोटल का कंट्रीब्यूशन है। तो कभी कभी किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं कि सोसाइटी जो मेंशन करी थी प्लेटो ने, वो कहाँ किस सोर्स में मेंशन करी थी, तो आप बोल सकते हैं द रिपब्लिक, ये उनकी बुक है। ठीक है, ये उनकी बुक है। ये कुछ कोट्स हैं, और एरिस्टोटल का एक फेमस कोट है, मैन इज़ बाय नेचर अ सोशल एनिमल। तो इंसान क्या है, एक समाज में रहने वाला एनिमल है, जानवर है। जैसे एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग रहते हैं, लेकिन इंसान भी एक एनिमल है जो समाज में रहता है, अकेले नहीं रह सकता। फिर आता है हमारा एजुकेशनल सोशियोलॉजी। ये हमारा अब एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ लॉज, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ सोशियोलॉजी इनटू द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन ऑर्डर टू मेक एजुकेशन मोर फंक्शनल। अब ये जो होता है, जो हम लोगों ने पढ़ा सोशियोलॉजी के बारे में कि वो क्या होती है, उसका मतलब होता है कैसे समाज में लोग रहते हैं, उनका रिलेशनशिप, तो वो हम लोग यूज़ करते हैं एजुकेशन में। एजुकेशन में क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग एजुकेशन को मोर फंक्शनल बना सकें। क्योंकि एक ही तरह के तो लोग आएंगे नहीं पढ़ने, क्लास में, स्कूल में, हर तरीके से, हर कास्ट से, हर जेंडर से लोग आते हैं और अपने आप को एक ही क्लासरूम में, एक ही बाउंड्री में पाते हैं। तो उनके बीच जो रिलेशनशिप होना है
वो हम लोग कैसे समझ में आएगा? थ्रू सोशियोलॉजी। और जब ये हम लोग स्कूल्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम लोग यूज़ करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एजुकेशनल सोशियोलॉजी। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ये एक साइंटिफिक स्टडी है, ये कोई मेड अप नहीं है, इसका एक फुल प्रूफ इसका प्रोसेस है, इसके लॉज है, इसके प्रिंसिपल्स हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है कि कैसे आप अलग अलग समाज से आए हुए स्टूडेंट्स को, लोगों को साथ में जोड़ के रख सकते हैं, ताकि किसी को भी लेफ़्ट आउट ना फील हो। अब मान लीजिए कोई 3-4 रिलीजन के लोग आए और 5वें का हम लोग फेस्टिवल ही नहीं मनाते हैं, उसको विश ही नहीं करते क्लास में, तो ये क्या हो गया? उसको लेफ़्ट आउट फील होगा, उसको वो इंटरेस्ट नहीं बनेगा, हो सकता है उसका पर्सनल डेवलपमेंट ना हो। तो ये सब कहाँ से हम लोग को पता चलेगा? एजुकेशनल सोशियोलॉजी से। इसकी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी, एक ब्रांच है विच स्टडीज़ हाउ सोसाइटी एंड एजुकेशन आर कनेक्टेड, कि कैसे सोसाइटी और एजुकेशन कनेक्टेड है। मतलब जब आप देखेंगे सोसाइटी, ठीक है, तो वो किससे कनेक्टेड है? एजुकेशन से, ठीक है, तो वो एजुकेशन से कनेक्टेड है। अब कैसे कनेक्टेड है? आपने ये नोटिस किया होगा, जितने एजुकेटेड लोग होते हैं या जितने एजुकेटेड जो सिटीज़ होती है, उसमें सोसाइटी अलग तरीके से बिहेव करती है। और अगर लेस एजुकेशन है, वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, तो वहाँ पे सोसाइटी अलग तरीके से बिहेव करती है। जैसे आप किसी ऐसे एरिया में जाए जहाँ पे स्कूल्स नहीं है, जहाँ पे गर्ल्स के लिए, वुमेंस के लिए एजुकेशन अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे किसी बस एक कास्ट के लिए एजुकेशन है, बाकी के लिए बैंड है, तो वहाँ पे आपको क्या डेवलपमेंट मिलेगा, क्या प्रोग्रेस मिलेगी? बिल्कुल नहीं। तो वहीं पे क्या होता है, सोसाइटी और एजुकेशन कैसे आपस में कनेक्टेड होता है, ये हम लोग साफ साफ हम लोग देख सकते हैं। इट एक्सप्लोर्स हाउ सोशल इंस्टीट्यूशन, कल्चरल बिलीव्स, values, tradition, and social structure like caste, gender, religion influence the education system। इसमें हम लोग ये भी नोटिस करते हैं कि कैसे कल्चरल बिलीफ है, वैल्यूज़, ट्रेडिशन, सोशल स्ट्रक्चर, जैसे जो कास्ट है, अभी मैंने आपको बताया इंडिया में कास्ट जो सिस्टम है वो बहुत ही प्रेवलेंट है। और अलग अलग कास्ट में अगर बैकवर्ड एरिया है, तो एक ही कास्ट को ये मौका मिलता है कि वो अपने आपको एजुकेटेड कर सके, और अपने जो सोसाइटी है, जो उनके क्लास के लोग हैं, उन्हीं को बस ये मौका मिले कि वो पढ़ सके, दूसरों को ये नहीं मिलता है। फिर जेंडर, ये तो बहुत है, जैसे आप फिर एक इंडिया में हरियाणा में चले जाइए या राजस्थान में चले जाइए, वहाँ पहले, अब तो बहुत कम हो गया, पहले ये था कि जो फीमेल हैं उनको बिल्कुल पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। रिलीजन में भी ये बहुत होता है कि वुमेन को हमेशा दबाया जाता है, उनको कभी ये मौका नहीं मिलता कि वो अपने आप को ज़्यादा एजुकेशन परस्यू कर पाए। स्पेशली 10-12 तक तो चलता है, लेकिन इन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब उन लोगों के लिए बहुत अभी भी कम है। तो ये सब सोशल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, अगर वहाँ पे स्कूल खुल गया किसी गांव में जहाँ पे ये थिंकिंग है, वहाँ पे स्कूल खुल गया, तो वहाँ से क्या होगा, ये मैसेज जाएगा कि देखिए कैसे बच्चों को पढ़ा के, लड़कियों को पढ़ा के आप उनको डेवलप कर सकते हैं, परिवार का प्रोग्रेस होता है, फाइनेंशियल जो दिक्कतें हैं वो कम होती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है। सो सोशल इंस्टीट्यूशन इन्फ्लुएंसेस द एजुकेशन सिस्टम एंड हाउ एजुकेशन इन टर्न्स शेप सोसाइटी। तो अभी मैंने बताया आपको कि जहाँ पे एजुकेशन आएगी वहाँ पे सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज आता है। इट इज़ कंसर्न विद रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल डेवलपमेंट, इक्वलिटी, चेंज एंड स्टेबिलिटी। तो ये सब आपको पता है, जहाँ पे बहुत ही अनस्टेबल सोसाइटी है, वहाँ पे एजुकेशन से क्या होगा,
वो सोसाइटी में थोड़ा चेंज आएगा। अब एजुकेशन इज़ नॉट ओनली अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन स्कूल्स। अब स्कूल जो होता है वो बस ये काम नहीं करता कि आपको चैप्टर पढ़ाया, आपको एकेडमिक शिक्षा दी और ख़त्म कर दिया, आपको घर भेज दिया, नहीं। स्कूल का, अच्छे स्कूल का एक सोशल प्रोसेस होता है कि इन जो बच्चे वहाँ पे होते हैं वो रहना सीखते हैं। कहाँ रहना सीखते हैं? सोसाइटी में रहना सीखते हैं। अब क्लास में आप 50 बच्चों के साथ हैं, हर बच्चा अलग अलग कास्ट से आया है, रिलीजन से आया है, फाइनेंशियल स्टेटस सबका अलग अलग है। तो अब आपको उनके साथ बैठने, उठने, खाने पीने, खेलने, वहाँ पे आप सब क्या है, वहाँ पे कोई आपको डिविजन्स नहीं दिखता, वहाँ पे सब आपको दिखते हैं कि सब साथ में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक तरीके से जब आप सबके साथ हैं, तो आपके बीच में वो डिवीज़न नहीं आएगा, आपके बीच में हेट्रेड नहीं आएगा, आपके बीच में क्या आएगा? इक्वालिटी। और यही इक्वालिटी जब आपके ब्रेन में रहेगी, आपके अंदर रहेगी, तो आप भी ये मैसेज बाहर शेयर करेंगे। जैसे जब आप अपने गांव में जाएंगे और वहाँ ये बात सुनेंगे कि डिवीज़न होता है हमारे बीच में, सोसाइटी में डिवीज़न होता है, तब आपको ये बात अजीब लगेगी, वियर्ड लगेगी। और आप जब एजुकेटेड रहेंगे तो आप ही इसको अपोज़ कर पाएंगे। और हो सकता है कि जब आप बड़े हो तो लोग आपकी बात को समझें। और आप अब बीएड पढ़ रहे हैं तो आप तो बड़े ही हैं, तो आप एक चेंज ला सकते हैं सोसाइटी में। Sociology of education help us understand how students from different background experience education in differently। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबके लिए एजुकेशन सेम नहीं होता। जैसे एक अमीर बच्चा है, एक अच्छे वेल ऑफ घर से है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, और एक गरीब बच्चा है जिसका लोन लेके पढ़ाई हो रही है, जिसके पापा उतने अच्छे घर से नहीं है वो बच्चा। तो दोनों में एक डिफरेंस होता है। उसको रिसोर्सेज ज़्यादा मिलेंगे, एक को रिसोर्सेज कम मिलेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनके दिमाग में या उनको पढ़ने की क्षमता कम है, बिल्कुल नहीं। कैपेसिटी दोनों की बराबर हो सकती है, पर एक को जब फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी मिल रही है तो वो अच्छे से ग्रैब करेगा, उसको लाइफ में कंफर्ट है। और एक बड़े हार्डशिप में पढ़ रहा है, हो सकता है वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा हो, तो उसके लिए सिचुएशन थोड़ी नेगेटिव में रहेगी और दूसरे के लिए पॉजिटिव में रहेगी। तो हर कोई एजुकेशन सेम तरीके से एक्सपीरियंस नहीं करता, किसी के लिए हार्ड होती है, किसी के लिए बहुत ही आसान होता है। वो ये गूगल का यूज़ कर सकता है, लैपटॉप का यूज़ कर सकता है, यूट्यूब से पढ़ सकता है। किसी के पास फ़ोन नहीं होता, वो कैसे यूट्यूब से पढ़े? किसी के पास बुक खरीदने के पैसे नहीं होते। तो ये भी हम लोग को माइंड में रखना है। और ये माइंड कौन करता है? टीचर। जब आप बीएड पढ़ेंगे, जब आप टीचर बनेंगे कहीं, तो आपको ये अपने कॉन्शियस में रखना पड़ेगा कि हर कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से आया है और सबको सेम तरीके से ट्रीट करना है, बट नॉट इन द वे ऑफ हाउ दे हैंडल एजुकेशन। तो हम लोग ये नहीं कि सबको बोल सके कि जाइए स्टूडेंट को, या मान लीजिए हम लोग स्कूल में पढ़ा रहे हैं और हम लोग बोले कि टीचर बन के कि सब लोग जाके कल ये प्रिंट आउट करवा लेना, या जूम क्लास पे वो है क्लासेस है, सब ज्वाइन कर लेना। अब किसी के पास हो सकता है लैपटॉप ना हो, किसी के पास मोबाइल ना हो, तो वो कैसे करेगा? तो हम लोगों टीचर्स को ये सब बात याद रखनी पड़ती है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, नीड क्यों है इसकी? अब देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में एजुकेशन ब्रिंग्स होप और अलग अलग टाइप के दिख रहे हैं। अब ये डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट रिलीजन से, और ये डिफरेंट रिलीजन से वी कैन सी। तो एजुकेशन का यही एक सोल पर्पस है कि हर किसी को इंटीग्रेट करना है, किसी को डिवीजन नहीं करना है, किसी के बीच में डिवाइड नहीं करना है। एवरी स्टूडेंट कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड, ये याद रखना है। देयर फैमिली इनकम, कल्चर, लैंग्वेज, जेंडर, सोशल स्टेटस अफेक्ट हाउ दे लर्न। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे इट अफेक्ट्स हाउ दे लर्न। Teacher plays an important role not just in academics, but also in promoting values like equality, justice, cooperation, tolerance। अब जब आप टीचर बनेंगे, आप क्लास के बीच में रहेंगे, तो आप ही उन सबके मम्मी पापा, पेरेंट्स
सब कुछ है वो बच्चे आपसे सीखेंगे। तो आपको कैसे रहना है, इक्वालिटी शो करनी है, तभी वो बच्चे बाहर जाके इक्वालिटी शो कर पाएंगे बड़े होकर भी। जस्टिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेशन की, आपस में कोऑपरेट कैसे करना है, 50 बच्चे आपस में कोऑपरेट कैसे करें। और टॉलरेंस, टॉलरेंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप क्लास में बाकी लोगों के साथ हो तो आप टॉलरेट कर पाए। अगर कोई बच्चा शैतानी कर रहा है उसको एक बार रोको, 10 बार रोको, 5 बार रोको, और अगर वो नहीं मानता तब उस पर कोई एक्शन लिया जाए। तो टॉलरेशन, ये हम लोग को सिखाना है बच्चों को। और स्कूल्स जो होता है वो एक मिनी मॉडल होता है सोसाइटी का। स्कूल जो है उसमें, जैसे सोसाइटी में 50,000 लोग हैं, तो वैसे स्कूल में 50 लोग हैं। तो एक एक वो मिनी मॉडल होता है। अगर आप बच्चे को संभाल पाए तो उससे अगर उनको एक अच्छा शिक्षा दे पाए, उनको एक अच्छा इंसान बना पाए, सोसाइटी में उनको रहना सिखा पाए, तो बड़े होके वो भी ऐसा बिहेव करेंगे और एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण होगा। अब एजुकेशनल सोसाइटी जो होती है वो, उसका की एरियाज़ क्या है, कहाँ कहाँ वो एक्ट करती है, कहाँ कहाँ उससे इम्प्रूवमेंट होता है। एक तो सोशलाइजेशन, चिल्ड्रन लर्न सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ इन स्कूल। इनइक्वालिटी, ये हम लोग को पता चलता है कि वाई चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर और बैकवर्ड कम्युनिटीज़ फेस मोर चैलेंज। रोल ऑफ टीचर, टीचर नॉट ओनली टीच बट ऑल्सो गाइड स्टूडेंट्स मॉरली एंड सोशली। जेंडर इश्यूज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गर्ल्स एंड बॉयज़ में जो डिस्पैरिटी है, जो गैप है, वो हम लोग को फिल करना है। और कल्चरल डाइवर्सिटी, स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, कास्ट एंड रीजन्स लर्न टुगेदर। तो हम लोग को एक मौका मिलता है टीचर्स को कि कैसे हम सबको साथ लेके चल सकें। और ये कब आएगा, जब हम लोग जो सोशोलॉजी है उसको अच्छे से समझेंगे, समाज को अच्छे से समझेंगे और सबको साथ में लेके चलेंगे। अब इसके बाद जो है वो आता है एग्जाम्पल, जैसे अ स्टूडेंट फ्रॉम अ ट्राइबल एरिया मे नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली ड्यू टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। So sociology of education helps understand social reasons behind it and how teacher and policies can support such children. और दूसरा एग्जांपल इन अ क्लासरूम, some students are left out during group work because of their caste or language. It becomes a social issue, not just an academic one. Teacher must ensure inclusion and fairness. तो टीचर को हमेशा इंक्लूसिव और फेयर रहना है। तो इसके बाद जो आता है वो है हमारा डेफिनेशंस। अब ये डेफिनेशन जो है वो आपको याद करनी पड़ेगी और एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है। थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन इन सब के जो नाम है वो आपको मार्क्स दिलवाएंगे, क्योंकि ये जो जैसे जॉर्ज पेन है, उनको बोला जाता है फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। एल्विन गुड है, ब्राउन है, ऑटोवे है। तो इन सब का डेफिनेशन जो है वो आपको लिखना है। पहला क्या है, एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज द साइंस विच डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स इंस्टीट्यूशंस, groups and social processes through which individual gains and experiences experience। तो इन्होंने क्या बोला है कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी वो साइंस है जो एक्सप्लेन करती है कि इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप्स और सोशल प्रोसेस कैसे सोसाइटी में एक एक्सपीरियंस लाते हैं, कैसे एक इंडिविजुअल के अंदर एक्सपीरियंस लाते हैं कि वो सोसाइटी में रह सके। जैसे स्कूल्स में, क्लास में बच्चे हैं, तो उन सबको सोसाइटी में रहने का एक एक्सपीरियंस मिलता है कि 50 अलग अलग लोगों के साथ कैसे हम लोग डील कर सकते हैं, कैसे हम लोग खुश रहकर साथ में ग्रुप वर्क कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे का मदद कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। एल्विन गुड ने बोला था कि ये एक स्टडी है कि कैसे साथ में लोग रहते हैं। देखिए इन सब का जो एक्सप्लेनेशन है वो लगभग 50 से 60% सेम ही रहता है, वर्ड्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो एल्विन गुड का कहना था कि स्टडी कैसे साथ में लोग रहते हैं, कि इसके ऊपर हम लोग को स्टडी करनी है, कैसे साथ में लोग रहते हैं। ये है एजुकेशनल सोशियोलॉजी। और सोसाइटी में कौन सी ऐसी एजुकेशन है जो नेसेसरी होती है। ब्राउन ने बोला था कि एजुकेशन सोशियोलॉजी अप्लाइज
सोशियोलॉजिकल प्रोसेसेस टू होल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, मतलब कि एजुकेशन में जब हम लोग टीचर्स किसी को पढ़ाए तो उसमें कैसे हम लोग सोशियोलॉजी की जो प्रिंसिपल्स है, थ्योरीज है, वो अप्लाई कर सकें। इससे क्या होगा, एजुकेशन को और बेटर बनाया जा सकता है हर इंसान के लिए जो भी अलग अलग बैकग्राउंड से क्लास में आया है। और ऑटोवे का कहना था कि ये एक रिलेशन है बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी, तो सबका सिमिलर ही है। इसको समझिए, इसको याद करिए और इसको लिखना है। अब जो अगला टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, 30 मिनट से ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आप इसको पूरा रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे से आप इसको वीडियो को देखिए। आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी नोट्स मांगना है, पीपीटी चाहिए, वो आप मेरे से मांग सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है वीडियो में, ऑडियो में, तो आप प्लीज़ अपना फीडबैक दें एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव एंड ब्रिंग द बेस्ट टू योर टेबल्स। Thank you so much and goodbye.